एक मिनट मैं ही करूंगा, तू मत कर। यार इसके काम है। नहीं, ये बड़ा रिस्की काम है। चलो कोई नहीं, है ना। फिर हमने, देखो सबसे पहले हमने जो देखा, वे सीपीसी स्टार्ट की। सीपीसी में हमने सबसे पहले, देखो सीपीसी आप पढ़ रहे हो तो सीपीसी ऐसे नहीं आई। सबसे पहले आपको सीपीसी के बारे में पता होना चाहिए कि सीपीसी क्या है, क्यों बनी है और क्या काम आएगी। आज आप सेक्शन 1 से लेकर पढ़ना शुरू करोगे तो 1 से लेकर 20 तक बड़ा मजा आता है, बस सीपीसी याद हो गई। फिर 20 के बाद में जैसे ही 25-26 तक भी काम चला लेते हैं, 24 तक भी। फिर 26 के बाद में हम ऑर्डर के साथ में जब मैच करना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर पहले तो थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं कि चलो पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर एक एक ऑर्डर पढ़ लेंगे। फिर हम बड़ी हिम्मत करके सारे सेक्शन पूरे कर लेते हैं, फिर हिम्मत करके ऑर्डर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 20 के बाद का रिकॉर्ड है, वो 20 किसी से आज तक क्रॉस नहीं, अगर सीधे सीधे जाए तो। लेकिन अगर आपको पता है कि सीपीसी का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, और आपके दिमाग में सीपीसी का ड्राफ्ट है, तो फिर उसको जोड़ने में, कनेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आती। और ये मान के चलो कि सीपीसी में एक क्वेश्चन गलत होने लायक। सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आपका मेजर में क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आप अच्छी स्थिति में नहीं। माइनर में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हो तो ये बात मान के चलो कि आप अच्छी स्थिति में हो। लेकिन अगर आप मेजर में गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब, क्योंकि आप देखो कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर में क्या कंपटीशन की स्थिति है सबको पता है। अगर इस दौर में अगर आपको पास है ना है, तो कम से कम मेजर पे तो आपको कमांड करनी ही पड़ेगी। मेजर तो इस पोजीशन का होना चाहिए कि भाई मेजर में तो मेरे से कुछ गलत नहीं। माइनर में हो जाए कोई बात नहीं भाई, देखो माइनर में हो सकती है गलतियां, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेजर में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस में गलतियां कर रहे हो, माइनर में गलतियां कर रहे हो, तो फिर बचा क्या? फिर नंबर कहां से है? हिंदी इंग्लिश आती नहीं है। तो सबसे सेफ पॉइंट ये है कि आप मेजर में, और सीपीसी जैसे एविडेंस जैसे सब्जेक्ट में तो मेजर में गलती होनी ही नहीं चाहिए। सीआरपीसी जरूर थोड़ा सा टेक्निकल है, वहां गलतियां हो सकती। आईपीसी की प्रॉब्लम थोड़ी सी टेक्निकल आती है, प्रैक्टिकली आ जाती है, वहां पे गलतियां हो सकती है। लेकिन सीपीसी और एविडेंस तो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आप अच्छी स्थिति में नहीं। नहीं, और जब आप तैयारी कर रहे हो तो ढंग से करो ना। नहीं भाई, आप तैयारी कर रहे हो तो ढंग से ही करो। आज एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, वो ये कहता है कि सर मैंने आरजीएस में अभी रजिस्ट्रेशन करवाया, और फिर मैंने कहा भाई एपीपी का दिया, वो कहा नहीं मेरे को एपीपी नहीं बनना था। तो मैं एपीपी नहीं बनना कब कहूंगा? कब कहूंगा? जब सेलेक्ट होकर के छोड़ूंगा तब। बिना सेलेक्ट हुए छोड़ूंगा तो भाई, आप मेहनत की दिए, लायक ही नहीं थे तो छोड़ोगे क्या? आगे बात समझ में, आप बनोगे तभी तो छोड़ोगे। बिना बने आप ये कहते हो नहीं मेरे को तो बनना ही नहीं। अरे भाई आपको नहीं बनना, कौन बना रहा है क्या आपको? आप योग्य हो क्या इस लायक? पहले आप बनो, अपने आप को प्रूफ करो, एक एग्जाम में तो प्रूफ करो कि भाई मैं देखो ये एपीपी बन गया, मैं ये जेएलओ बन गया, मैं ये आरजेस ही मेरा टारगेट है। तो देखो सबसे पहली चीज है कि जो भी कंपटीशन दे रहे हो, ना कोई कंपटीशन छोटा होता है ना कोई कंपटीशन बड़ा होता
बात है नौकरी करना या नहीं करना, वो अलग बात है कि भाई मेरे को नहीं करनी जेलों की नौकरी, कई लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बात है कि आप उसको साबित तो करो कि भाई मैं नैलो बना, लेकिन मैंने नहीं की। मेरा एक स्टूडेंट है कमलेश शर्मा, एपीपीएचओ में, जेलो बना, फुल बेरोजगार। लेकिन वो कहा नहीं, मेरे को तो एपीपी बनना है, और एपीपी के बाद एडीजे दूंगा। जेलो ज्वाइन ही नहीं किया, और कॉन्फिडेंस इतना, एपीपी में इतने नंबर आए कि इंटरव्यू में भी 5 या 6 नंबर दिए उसको, फिर भी 22वीं 23वीं रैंक आई। अब उसने सिलेक्शन लिया, और उसके बाद में नौकरी छोड़ी, तब तो हम ये मानते हैं कि भाई मेरे को जेलो नहीं बनना, मैं पढ़ भी नहीं रहा, पास भी नहीं कर रहा। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ दिया, जाओ तुम्हारे लिए छोड़ दी। अरे भैया, आप कंपटीशन में कब थे जो हमारे लिए छोड़ दी? तब लोग, दो लोगों ने जो जिनकी वेटिंग क्लियर हुई, उन्होंने कम से कम दुआ भी की कि भाई उसने नौकरी छोड़ी तो मेरे को नौकरी मिली, उसकी दी हुई नौकरी है, वेटिंग वालों। तब तो आप ये कह सकते हो कि ले मैंने उसके लिए नौकरी छोड़ दी। लेकिन अगर नहीं तो मैं दूंगा, न सेलेक्ट होऊंगा, नहीं मैं, ऐसे तो नहीं होता। कंपटीशन कंपटीशन होता है। हर कंपटीशन क्या है, अगर मान लो आपके पास 3 साल का बेयर्ड है और आपके पास अभी टाइम है, कोई बात नहीं, बीच के जो भी कंपटीशन उसको दो, सीबीआई पीपी का आया हुआ है उसको दो, इसको दो, कहाँ दिक्कत? सारी बात समझ में। तो मेजर में गलती नहीं करनी, माइनर में गलती हो जाए, क्योंकि फिर हिंदी इंग्लिश में भी गलती होती है, मेजर में भी गलती होती है, माइनर में भी गलतियां करेंगे, तो कौन सा पोर्शन है जिसपे हम सुरक्षित हैं? भाई कि हम ये बताएं कि हम सुरक्षित हैं। देखो एक चीज मैं बताऊं, भीड़ का हिस्सा होना अलग बात है, और भीड़ से अलग होना अलग बात है। तो एक चीज ये कि न तो कोई कमजोर होता है, न कोई इंटेलिजेंट होता है। वो कहते हैं कि सब ये बहुत इंटेलिजेंट है, सब ये बहुत कमजोर। बात सिर्फ ये है कि आप अपने दिमाग को किस प्रकार से यूज कर रहे हो। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी एलएलबी नहीं पढ़ी, बाद में ललक ऐसी लगी कि एलएलबी भी धक्के में पास की, लेकिन जब ललक लगी, आरजेस बन। मेरा एक मित्र है डीडोना में, एडीजे लगा हुआ है। तो वो आजकल क्या है कि एलएलएम वालों को वो दे रखे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं दो, हाई कोर्ट की, जिन जिन्होंने एलएलएम कर रखा है, जुडिशियल ऑफिसरों ने, उनका इंक्रीमेंट बन रहा है। तो उसका एलएलबी है नहीं। तो मैंने पड़ोस में बात की एलएलएम के लिए, मेरे पड़ोस में कॉलेज है उसमें, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर वो कहा कर देंगे एडमिशन। फिर मैंने उसको कहा कि भाई वो एलएलएम में एडमिशन ले ले। तो कहा ठीक है अशोक जी, मैं, और मैं कहा ये नंबर है, बात कर लेना। उसने कहा ठीक है भाई, मैं बात कर लूंगा। फिर वो कहता है कि यार मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या? मैं कहा तेरा एडमिशन क्यों नहीं होगा? वो कह यार मेरे तो 47% ही है। मैं कहा यार ओबीसी में, वो कहा, मैं कहा मेरी, पहले तो ये बोला मेरी तो परसेंटेज ही कम है। मैं कहा पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट है क्या? वो कहा हाँ पुराना वाला तो है। तो मैं कहा फिर तो 48% में हो जाएगी। वो कहा मेरी तो 47 ही है। लेकिन बात यह है
कि सही टाइम पे डिसीजन लेकर के और उन्होंने पढ़ाई की और सिलेक्शन ली। यही नहीं, उसने एमपी जुडिशरी के अंतर्गत भी इंटरव्यू दे करके आया था, और वो तो इंटरव्यू में कब नंबर दिए थे ना, तो एमपी में भी सेलेक्ट थे। यूपी जुडिशरी के अंतर्गत भी मेंस लिखा था और चारों सब्जेक्टों में पास था, एक सब्जेक्ट में 2 या 3 नंबर से फेल हुआ था। ये नहीं है कि भाई राजस्थान में कोई तुक्का लग गया उसका। बात है कि जब उसने पढ़ना शुरू किया तो अपने आप को हर स्टेट में प्रूफ किया। तो ये चीज कोई मायने नहीं रखती कि यार मेरी परसेंटेज इतनी है, यार मेरी वो था, यार मेरा पुराना भी ज्यादा वो नहीं है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। कोई एवरेज नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप अपने परिवार के लिए अहम हो। बाकी एक इंस्टीट्यूट के लिए, आरपीएससी के लिए, हाई कोर्ट के लिए आम आदमी हो सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए खुद एक इंस्टीट्यूशन। आपका परिवार आप ही के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। अगर आरजेएस की 44 पोस्टें आई हुई है तो हर व्यक्ति के घर वाले ये नहीं सोच रहे जो मेंस लिख रहा है कि भाई 44 पोस्टों का सिलेक्शन किस किस का होगा। वो ये चाहते हैं कि 44 में एक नाम हमारे बालक का। 43 तो उन्होंने भी छोड़ दी कि 43 में तो हमारे को कोई सिलेक्शन नहीं कराना, हमारे को तो एक चाहिए 44, बाकी 43 हम पे छोड़ दें। नहीं, तो बात है कि आप मेहनत करो, मेहनत में एक रणनीति लो। और रणनीति का सबसे बड़ा पार्ट मैंने आपको बताया कि 7 मेजर एक्ट में आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, उसके बाद में फिर आपसे कोई सा पेपर देना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 7 मेजर एक्टों पे आपने कमांड कर ली, उसके बाद कहीं का भी पेपर देना। अभी वो पेपर आया किसका, दिल्ली एपीपी का पेपर आया। दिल्ली एपीपी का सिलेबस आपको पता है, करीब 17-18 एक्ट है उसके अंदर। दिल्ली एपीपी का जो सिलेबस है उसमें स्टार्टिंग वही 7 महीने मेजर एक्ट है, 7 मेजर एक्ट है, उसके बाद वो माइनर है। अगर 7 मेजर एक्ट पे कमांड है आपकी, महीने भर बाद में आपको कहता है कि पेपर देना है, कोई फैल करके दिखा दो। लेकिन अब 1 महीना बच रहा है पेपर की तारीख का, अभी भी मैं मेजर सीपीसी उठा करके बैठा हूँ, सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं कंपटीशन में। इसलिए कुछ भी करो, 7 मेजर एक्ट पे अपने कमांड करो। ध्यान रखना, ये जो कमांड करोगे, यही नहीं, जिस दिन नौकरी लगेगी ना आपकी, उस दिन आपको नौकरी में भी रेस्पेक्ट दिलाए। अरे बात समझ लो, जहां आपकी नौकरी लगेगी वहां पर भी लोग आपको क्या करेंगे, रेस्पेक्ट की नजर से। तो ये है कि आप सबसे पहले प्राइमा फेसी टारगेट क्या होगा, 7 मेजर एक्ट्स को अपने हाथ में कर लो कि ये तो मेरे से गलत नहीं। फिर उसके बाद में आप कहीं का सिलेबस उठा के देख लो, महीना भर मैक्सिमम। फिर हम बहाना क्या बनाते हैं कि सर, फिर मैं जैसे अभी आज एक स्टूडेंट है, वो ये कह रहा था कि सर मैं सीबीआई पीपी की तैयारी कर लेता हूँ। मैंने कहा कर ले बेटा। फिर वो कहा आरजेएस का क्या पोजीशन है, मैंने कहा आरजेएस में इस बार अच्छे प्रमोशन हुए हैं, कम से कम जब तक वैकेंसी आएगी या नोटिफाइड होगी, कम से कम ये मान 150 वैकेंसियां तो हो जाएंगी। तो फिर सर मैं इसमें तैयारी करूंगा तो फिर मैं उधर पीछे छूट जाऊंगा। फिर मैं आरजेएस की कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई पहले तो 7 मेजर एक्ट पढ़, और जो पेपर पहले आ जाए ना, 1 महीना उसको दे देना भाई। नहीं,
तो तू एपीपी भी करेगा और आरजेएस भी बनेगा, सब बनेगा। एक आरजेएस की टॉपर थी लतिका शर्मा, वो बाबू बनी, आरएस बनी, आरजेएस टॉप किया। आरएस और आरजेएस में तो कितना डिफरेंस है। स्पीकर बंद कीजिए। प्रीति शर्मा स्पीकर, दोनों में कितना फर्क है आरजेएस और उसमें तो नहीं। लेकिन बात क्या है, तैयारी पे डिपेंड करता है। और जिस सब्जेक्ट को पढ़ो ढंग से पढ़ो, अभी अपने पास बहुत टाइम है। नहीं कि अगर सीपीसी है तो सीपीसी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तैयार करना है बिल्कुल ढंग से। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को तैयार करो और साथ में इसको रिवीजन करो। जिस दिन 7 सब्जेक्ट पूरे होंगे, सातों कमांड में आ जाएंगे। कोई अगर आपको रोक करके बता दे तो बता देना कि नहीं सर ये देखो हमारे को यहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि दुनिया की नजर में आप एक काउंटिंग, केवल आपकी परिवार की नजर में ही आप इंपॉर्टेंट। दुनिया केवल काउंट करती। आप कहीं जाओ, जैसे मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो, कल परसों कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू हुआ था किसी प्राइवेट कॉलेज में। तो एक जो वो था कोई, जो उसका डायरेक्टर का जानकार था, वो मेरे पास बैठा हुआ था। तो उसने फोन किया डायरेक्टर, वो कहा यार इंटरव्यू हो गई क्या? वो कहा हाँ। वो कहा कितने कैंडिडेट आए थे? वो कहा 19 कैंडिडेट आए थे। तो वो 19 व्यक्तियों ने जो इंटरव्यू दिया था वो क्या थे? कैंडिडेट थे। केवल 19 व्यक्ति आए। ये नहीं है कि ये सुरेश, रमेश, महेश जो भी नाम है कि ये देने आए थे। केवल 19 कैंडिडेट देने आए। तो 19 कैंडिडेट बनने के बजाय क्या, भाई साहब वो टॉपर है, वो ये है, वो पेपर भरते हैं एग्जामिनेशन में कितने फोरम आए, 50,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा, 25,000 कैंडिडेटों ने पेपर। उन 25,000 में आप कैंडिडेट हो किसके लिए? अखबार के लिए, पढ़ने वाले के लिए, और पीएससी के लिए। और हाई कोर्ट ले रहा है तो हाई कोर्ट के लिए आप क्या है? केवल कैंडिडेट। संख्या हो, उस संख्या से बाहर कैसे निकलना है ये आपको तय करना। नहीं, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो भी यही कहते हैं कितने की गैदरिंग। नहीं, उस गैदरिंग में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो उन गैदरिंग वालों से पूछ पाछ करके बुलवा लेते कि भाई आ जाए एक दिन, बोल जा हमारे लिए। अब आपका कोई जानकार हो गया, मेरे से नहीं पढ़ा, मैंने कहा यार बुलवा ले एक दिन, आपने बुलवा दिया, कह जाना कि सर ने पढ़ाया था। कितनी देर लगी? अब एक आदमी झूठ बोल करके चला गया, उस झूठ का प्रभाव कितना हो रहा है कि गांव से आया हुआ बच्चा ये देखता है, कह रही यार ये सिलेक्टेड कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने इससे पढ़ा। सबसे बड़ा तो ये है। एक दिन वो अखबार वाला में खबर छाप रही थी कि एक आकाश इंस्टीट्यूट में कोई लड़का है, फिर वही लड़का एलन में दिख रहा है, वही लड़का उसमें दिख रहा है। तो क्या भाई इतनी कितनी पढ़ ली? हमारे जुडिशरी वाले में जो टॉपर होता है वो करीब करीब राजस्थान के सारे, यहाँ तक कि बाहर वालों से भी करी आता है, दिल्ली वालों में भी पढ़ी आता है, और साल भर में सारा कोर्स कर लेता है सारे इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना दुनिया में बहुत झूठ है,
बहुत कुछ बात है, अपने आप पे फोकस करना है और अपना सिलेक्शन करना। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो एक इंस्टीट्यूट में पहले तो मेरी नहीं बनती थी। बाद में किसी ने ये बोला कि सर ये पिछले आरजीएस में सिविल का टॉपर है। नहीं, फिर मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, आप आओ, आपको पर्सनली भी पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ दो प्रकार के बैच चलते हैं, एक तो कॉमन और एक सिलेक्शन वालों की। फिर मैं कहा वो बाकी सेलेक्ट कॉमन है वो तो फीस देने के लिए है, और जो सिलेक्शन वाले हैं वो नाम छापने के लिए। अरे भाई, कम से कम कोई आप पे भरोसा करके आपके पास आ रहा है, इतना तो गाइड करो उस व्यक्ति को, रास्ता तो दिख जाए। हर एक स्टूडेंट अपने परिवार के लिए स्पेशल होता है, चाहे कितना ही कमजोर और कितना ही शार। अगर उसको आप भेज रहे हो, तैयारी करवा रहे हो, तो एक उम्मीद के साथ करवा रहे हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बाकी जगह आप कैंडिडेट हो, केवल संख्या हो, आपके परिवार में आप महत्वपूर्ण हो। अब आपको दोनों चीजें साबित करनी पड़ेगी कि या तो आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण बनते हो, या फिर आम जनता के लिए कैंडिडेट बनते हो। एक कैंडिडेट आया और तैयारी की और फेल, या फिर ये आया, सिलेक्शन लिया, इस रैंक पे सेलेक्ट हुआ, आज नौकरी कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। बस ये चीज ध्यान रखना, न तो कोई कमजोर है और न ही कोई शार। कई बार कहते हैं ना, भगवान ने कमजोर दिमाग दिया, किसी का दिमाग कमजोर नहीं। बात किस चीज की है? दिमाग को चलाने की। नहीं, जब मैं गांव से आया था तब एलएलबी में एडमिशन लिया तो मूट कोर्ट हुआ। मूट कोर्ट में हम भी कोर्ट में गए, तो वहां जो जो मजिस्ट्रेट थे चैम्बर, उनके आगे लिखा हुआ था आरजीएस। तो हमारी भी यही सोच थी कि और ये तो बहुत इंटेलिजेंट होते हो। नहीं। और बाकी एक चीज ध्यान रखना, पाने के लिए बहुत कुछ है। बस ये है कि आप क्या लेके जा रहे हो पाने के लिए। भाई, कोई व्यक्ति चम्मच लेकर के जा रहा है, कोई व्यक्ति बाल्टी लेके जा रहा है, कोई व्यक्ति ड्रम लेकर के जा रहा है, उसको उसी हिसाब से मिलता है। तो आप अपनी औकात को बढ़ाओ, चम्मच बाल्टी को छोड़ो, कम से कम लेना है तो ड्रम लेकर के। आ गई बात। तो ये है कि जो भी करो वो अपना 100%। और जैसे तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान रखना, अगर लो का अगर एक अच्छा, लोग कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। क्यों हो गया? भगवान का बेटा है वो। बस बात यही है कि उसने ये मेजर सारे तैयार कर रखे हैं। फिर कोई सा ही पेपर दिला लो, महीने भर में सारे पेपर तैयार हो जाते। इतना ही सिलेबस होता है। इसलिए उसका यहाँ पे भी हो गया और वहां पे भी हो गया और वहां पे भी हो गया। चलो देखिए कहाँ थे हम। हाँ, चलो। तो हम सीपीसी में सबसे पहले ये देखा कि सीपीसी हम पे लागू होती है कि नहीं होती, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सीपीसी कोड कौन सा होगा, ये हमने तय किया। तीसरी बात कि भाई कोर्ट में जा रहे हैं तो क्या लेके जाए, प्लेंट लेकर के जाए। प्लेंट को तैयार करने का हमने फॉर्मूला देखा कि प्लेंट कैसे तैयार होगा, कोर्ट में कैसे पेश होगा, और पेश होने के बाद में ऑर्डर 7, रूल 10 भी देखा, 11 भी देखा और 9 भी देखा। एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि आजकल बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑर्डर 7, रूल 11। अभी 2025 में वो डिसीजन आया, मैंने पेपर में भी दिया था। ऑर्डर 7, रूल 11 में हमने कोई एप्लीकेशन लगाई,
कि भाई वादी का वाद गलत है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए। इसमें हम जवाब नहीं देते, रिटर्न स्टेटमेंट पेश नहीं करते। हम जो प्लेंट आता है उस प्लेंट को ऑब्जेक्ट करते हैं कि सब प्लेंट ही गलत है, प्लेंट को खारिज किया जाए, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 में आता है। और कोर्ट ने हमारे को एडमिट कर लिया और आदेश दे दिया, तो वाद पत्र को खारिज करने का आदेश क्या होता है? डिग्री। दे रखी है डिग्री की परिभाषा में। और ये क्या होती है, इसकी क्या होगी? ठीक। लेकिन हमने 7/11 की अपील की, वो सॉरी पेश किया, और हमारी 7/11 की जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो गई। और कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पे जवाब पेश करो, नहीं तो मैं एक पक्षीय कार्रवाई करूंगा। एक्सेप्ट हो गई तो डिग्री हो गई। लेकिन 7/11 की जो हमने एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज कर दी कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, गलत है, इसका मामला प्रथम दृष्टया बनता है, चलने लायक है, चलाओ। तो ये जो 7/11 की खारिज हुई है, इसके अगेंस्ट क्या रेमेडी है आपको? क्या रेमेडी है? क्या रेमेडी है? कहा? क्या? वाद का नामंजूर होना क्या हो गई? डिक्री हो गई। डिक्री की आप क्या हो सकती है? अपील हो सकती है। ठीक। लेकिन 7/11 को कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो कैसे ला सकते हो? तो ध्यान रखना, नया बात उन पे ला सकते हैं कोर्ट फीस वगैरह पर, लेकिन जैसे विधि का प्रश्न ही नहीं बन रहा है, विधि विरुद्ध है, या कोई क्वेश्चन या राइज नहीं हो रहा है, ऐसे मामले में ध्यान रखना 7/11 खारिज हो गई, इसकी कोई रिवीजन नहीं होती है, इसकी होती है रिट। क्या होती है? रिट। और वो कहाँ होती है? सेक्शन आर्टिकल 227। एक चीज ध्यान रखना, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम जाते हैं ना, तो आर्टिकल 227 में जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 227 क्या है कि हाई कोर्ट जितने भी कोर्ट है उनका सुपरविजन करेगा। इसलिए कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं तो कौन सी रेट में जाएंगे? 227 में जाते हैं, है ना। और बाकी 226। और अगर ये रिवेन्यू कोर्ट ने किया है, आपके है ना राजस्व वाला, लैंड रिवेन्यू एक्ट में अगर 7/11 खारिज हुई है, तो उसकी अपील नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? रिवीजन होगा। और किसी ने भी खारिज किया है, कहाँ होगा? है ना, अभी मैंने उसमें पेपर में भी दिया था ये बात, है ना। समझ गए? तो इसलिए प्रैक्टिकली आपको बता भी दूं कि अगर पूछ ले आपसे, जैसे वो है, वो रिवीजन है, वो रिव्यू है, कोर्ट ने रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद में कोई डिक्री पारित की, तो रिव्यू में जो डिक्री पारित की गई है उसकी अपील होगी कि नहीं होगी? रिव्यू समझ गए? वे अपने ही मामले को दोबारा से सुना, और सुनने के बाद में उसने कोई डिक्री पारित कर दी, उस डिक्री की अपील होगी कि नहीं होगी? होगी। रिव्यू में जो डिक्री पारित होगी उस पर वैसे ही लागू होता है जैसे कि 96 में लागू होता है। आगे बात समझ। और रिव्यू अगर एक्सेप्ट हो गया तो इस ऑर्डर की अपील होती है। और रिव्यू एक्सेप्ट होने के बाद अगर कोई डिक्री पारित हो गई रिव्यू में, तो वही नियम लागू होता है 96 वाला।
फिर अपील हो सकती है। ये नहीं कि रिव्यू की डिग्री कोई फाइनल डिग्री होती है। रिव्यू में अगर नीचे वाले कोर्ट ने दोबारा कोई डिग्री पारित कर दी है तो उसकी अपील। समझ गए? हाँ, तो यहां पर हो गया। फिर उसके बाद में हमने समन के बारे में पढ़ा कि कोर्ट समन क्यों जारी करेगा, कैसे कैसे बुलाएगा, क्या क्या करेगा। उसके बाद में छठे नंबर पर है रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। रिटर्न स्टेट के अंदर सातवें नंबर पे क्या है कि वो इशू डिसाइड करेगा, तो इश्यूज के लिए मटेरियल तैयार करेगा। तो इसलिए वो समन जारी किया है, तो 9 में ऑर्डर 9 में तय करेगा। दोनों पक्षकार उपस्थित अनुपस्थित रहता है तो 10 में परीक्षा करेगा। रूल फर्स्ट ए में समझाएगा भाई कुछ नहीं रखा इस लाइफ में, नहीं कि मेरी थी, नहीं। एक बात थी, अभी कुछ दिन पहले एक मेरे साथ के एडवोकेट है, उन्होंने मेरे को बताया कि एक व्यक्ति जब जवान था तब दुबई में एक जमीन खरीदी, दुबई में रहता था तो उसने एक जमीन खरीदी कि मैं बुढ़ापे में रिटायरमेंट लेकर के जयपुर जाऊंगा और जयपुर रहूंगा। फिर उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो फिर वो व्यक्ति ने केस किया, तो फिर वो केस कर लिया। उसके बाद में वो सलट गया। अब उसके घर वाले आ रहे हैं, लेकिन वो जयपुर में नहीं रह पाए। इच्छा मन में ही रह गई। तो इसलिए ये था कि भाई इच्छा आपकी बनी रहे, इसलिए आप क्या करो, समझो। नहीं कर रहे तो मौखिक एग्जामिनेशन करेगा, 11 में परिपर्सन और उससे प्रकटीकरण करवाएगा। ये बात ऑर्डर 30 में दे रखी है। नहीं लाएगा तो 31 में क्या दे रखा है, वही कि जेल में भी डाल सकता है, प्रॉपर्टी पे अटैच कर सकता है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर 12 में स्वीकृतियां लेगा, 13 में दस्तावेज बनाएगा और 14 में इश्यूज तैयार करेगा। ये हमने देख लिया था। ऑर्डर 15 में, पहली तारीख को प्रोसीजर स्टार्ट हो गई, इशू बन गए, तो जो भी पक्षकार है 14 डेज 15 डेज में क्या करेंगे, जिस दिन इशू डिसाइड हो गए 15 दिन में अपने अपने लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेंगे। ऑर्डर 16 में अगर आदमी बाहर घूम रहा है तो उसको विटनेस के रूप में बुलाया जाएगा सम्मन जारी करके। और ऑर्डर 16A में जो भाई साहब जेल में है उन्हें भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो आदमी आता है तो उसके साथ 2 आदमी और आते हैं, और कुछ हाई फाई होते हैं जिनको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। आजकल के बच्चे यही तो देख करके वो लग रहे हैं कि देखो भाई के साथ ISP रैंक का आदमी तो आगे आगे चल रहा है, भाई की इज्जत देखो। नहीं, ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में तो खुद ही एक कोर्ट बना देनी चाहिए, और जितने भी मामले हैं उनको ट्रांसफर करके वहीं डिसाइड करवा लो। हाई सिक्योरिटी जेल के पास तो सरकार का बहुत खर्चा बच जाए, और कम से कम ये भी नहीं देखे कि आसपी रैंक का आदमी भाई के आगे आगे भाग रहा है। अब एसपी है, जिले का कप्तान है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो उसकी ड्यूटी है। और जो भी हार्डकोर क्रिमिनल है अगर वो भाग जाए और कुछ भी बात हो जाती है तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है, तो भागेगा क्यों नहीं भाई? भाई उसकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई जिले का कप्तान जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उसकी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भागेगा क्यों नहीं?
लोगों का व्यू देखो, वो तो इसलिए भाग रहा है कि अगर ये भाग गया कल को और कुछ बात हो जाती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी आती है? कप्तान की आती है कि भाई आपके रहते हो ये आदमी भाग गया यार, इसने ये घटना कारित कर दी, इसलिए बेचारा भाग रहा है वो तो। लोगों को लगता है देखो कप्तान भाग रहा है, देखो भाई की इज्जत देखो, कि लोग गन तान करके भाई को लेकर के आ रहे हैं, कप्तान साहब आगे आगे चल रहे हैं। कप्तान की तो मजबूरी है। ऑर्डर 17 में डे बाय डे प्रोसीडिंग होगी, लेकिन लेकिन सैलम एडवोकेट एसोसिएशन में क्या कहा कि 3 बार का कोई नियम मैंडेटरी, कोर्ट कितनी भी बार दे सकता है। और बाद में सैलम एडवोकेट एसोसिएशन वाला तो हो गया क्या रूल, और ये हो गया क्या 3 वाला एक्सेप्शन, कि विशेष परिस्थितियों में केवल 3 बार दिया जाएगा। फिर ऑर्डर 18, अब ऑर्डर 18 में प्रोसीडिंग दे रखी है कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो इशू डिसाइड हो रहे हैं तो इश्यूज के नीचे लिखा जाता है कि ये वादी साबित करेगा, प्रतिवादी साबित करेगा। आगे बात समझ। तो वैसे मामले की स्टार्टिंग का नियम यह है कि वादी स्टार्ट करे, लेकिन कई बार इन्होंने कहा, कई बार पूछ भी लेता है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रतिवादी मामले को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। दो परिस्थिति, या तो कोई विधि का कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो, या फिर वाद प्रतिवादी ने वादी के दावे को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अनुतोष की मांग कर रहा है। जैसे मान लो कोई मानहानि का दावा लाया, वो कहा साहब बिल्कुल मैंने किया था, कहा था और लोगों के सामने कहा था, लेकिन वो कहा साहब 50,000 रुपये तो छोड़ो, 5,000, 5 रुपए का आदमी नहीं है, अनुतोष दिलाना है तो 5 रुपए दिला दो, लो नगद लो फ्री को। नहीं तो आप अनुतोष का ऑब्जेक्शन कर रहे हो, है ना। अब देखो जब भी कोई भी ऐसे विटनेस होते हैं ऑर्डर 18 के अंतर्गत, तो जो भी मुख्य परीक्षा होती है ना किसी भी साक्षी की, जैसे अपन ने आज देखा किस समय, सुबह मुख्य परीक्षा में, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो मैं बयान करवाता हूँ कि भाई क्या बात हुई थी क्या नहीं हुआ था पूरी घटना को, लेकिन सिविल मामलों के अंतर्गत जो चीफ एग्जामिनेशन होती है वो तो शपथ पत्र के रूप में पेश की जाती है। चीफ का क्या किया जाता है, एफिडेविट यानी घर से ही टाइप करा के दे दो, क्योंकि सिविल में ये मानते हैं कि कोर्ट में आकर के भी यही बोलेगा तो घर से ही लिख ला, ठीक। तो चीफ एग्जामिनेशन के बाद में मुख्य परीक्षा में ओरल एविडेंस तो कैसे ले लेते हैं, एफिडेविट पे, यानी शपथ पत्र में, ठीक। और मुख्य परीक्षा में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर रहे हो आप, वो शपथ पत्र पे नहीं पेश होता, वो किस पर होता है, शपथ पर, ओथ पे, ऑन ओथ। पहले कोर्ट में वो कराएंगे फिर डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवाएंगे। सुबह देखा था ना एग्जिबिट कैसे होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स को शपथ पर क्या होता है, एग्जिबिट करवाया जाता है। फिर अभियुक्त का वकील है, इस शपथ पत्र की एक कॉपी उसको भी दी जाती है, वो इसके आधार पर क्या करता है, प्रोसेस। समझ गए। क्रिमिनल मामलों में चीफ भी शपथ पे होती है, क्रॉस भी शपथ पे होती है, एफिडेविट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होते हैं वो भी शपथ पर होते हैं। यहां पर चीफ एग्जामिनेशन तो शपथ पत्र पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस पे होंगे, शपथ पर, और फिर प्रति परीक्षा कैसे होती है, शपथ। ये सिविल प्रोसीजर का पार्ट। अब अलग अलग इश्यू है। अब जैसे मान लीजिए कि इसने फर्स्ट इश्यू पर और थर्ड इश्यू भी
किसको साबित करना है? वादी को। और मान लीजिए सेकंड इशू किसको पेश करना है? प्रतिवादी को। और फोर्थ इशू प्रतिवादी, है ना? अब मान लीजिए फर्स्ट इशू और थर्ड इशू पर एक साथ एविडेंस दे, जरूरी नहीं है। अगर उसे लगता है कि ठीक है दोनों मामलों में काम आ सकती है तो पेश करेगा, लेकिन उसको लगता है कि भाई पहले जब तक सेकंड इशू पर प्रतिवादी नहीं देते तब तक मैं नहीं दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में इस इशू पे तो क्या कर लिया जाएगा, और इसकी एविडेंस को वो रिजर्व रख सकता है जब तक कि इसकी पेश नहीं करता। यही बात प्रतिवादी के पास है। प्रतिवादी इस पे भी पेश कर सकता है और इस पे भी पेश कर सकता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, जब तक तीसरे की नहीं आ जाए तब तक मैं चौथे की पेश नहीं करूंगा। समझ? फिर हर इशू पर दोनों पक्ष अपनी अपनी एविडेंस पेश करते हैं और फिर उसके बाद में डिसीजन। ठीक। डिसीजन क्या होता है? तो ये तो हो गई मेन एविडेंस। और ऑर्डर 19 में क्या हो गया कि भाई जो भी फॉर्मल है वो शपथ पत्र पर दे दो। शपथ पत्र कौन देगा, कौन करवाएगा, इसके बारे में 137-38 में, है ना? तो ये हो गई क्या? परीक्षा। फिर ऑर्डर 20 में क्या होगा? जजमेंट। तो देखो 18 से लेकर या इशू बनने के बाद में जब प्रोसीडिंग हो रही है, जजमेंट आ गया तो आ गया। लेकिन एक बात बताओ कि कोई साक्षी मर गया तो, सॉरी पक्षकार मर गया तो डिसीजन आएगा क्या? प्रोसीडिंग रुक जाएगी, वाद का उपशमन हो जाएगा। अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर पक्षकार बनना चाहते हो तो बनो, और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पक्षकार नहीं बनना चाहते हो तो वाद को कोर्ट क्या कर देगा? वादी का है तो खारिज कर देगा। और प्रतिवादी का है और कोई पक्षकार नहीं बनना है तो उसके विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर। तो ऑर्डर 22 में दे रखा है। अब वो कह रहा है कि भाई साहब कोई महिला की शादी हो गई तो पति की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? बताओ। है? मान लीजिए कि वो जब केस किया आपने किस पर, जो भी मिसेज है, नहीं, मान लीजिए मिसेज कोई अपर्णा शर्मा है उस पे किया, और बाद में वो अपर्णा चौधरी हो गई, तो कहा साहब मेरा ब्याह हो गया, केस उस पे किया था और वो अब मैं नहीं रही, खारिज करो। तो उससे कोई प्रभाव, लेकिन जो घोड़ी पे बैठ के गया है उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या? कि जो केस चल रहा है अगर वो उसकी नेसेसिटी आवश्यकताओं के लिए है, मान लो उसने किसी से पैसा उधार ले रखा है, पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है, मान लो बीमार हो गई तो बीमारी के दौरान उसने पैसे लिए थे, तो ऐसी पैसों के लिए पति लायबल होगा अगर उसके अगेंस्ट डिक्री होती है तो। लेकिन मान लो कोई लग्जीरियस गाड़ी लेनी थी उसको, कि भाई नई गाड़ी आ रही है, नहीं, और मेरे को तो यही चाहिए, कर्जा कर लिया फिर पैसे नहीं दे पाए, रिकवरी के लिए वाद आया, फिर वो कहा भाई साहब इसको लग्जरी इसको दोनों को ले जाओ। केवल पति की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो नेसेसरी आवश्यकता की थी वहां तक पति की लाइबिलिटी। ये कहाँ दे रखा है? ऑर्डर 22। तो ये 22 किसका पार्ट है? 20 से पहले की प्रोसीजर है। जजमेंट होने के बाद तो 22 का क्या मतलब है?
अब जैसे लेकिन वो कहता है अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए इस एक्स को वाई से फोटो बनवानी है, और एक्स फोटो बनाए बिना मर गया, तो इसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद ला सकता है क्या? वाद कारण ही खत्म हो गए। ये थोड़ी कह सकता है नहीं साहब इसके बेटे से फोटो बनाओ, वो बेट ले भी देख, बना दे तेरी बढ़िया फोटो। नहीं, आजा बेट, 2 मिनट। नहीं, क्या अभी आपकी क्या करे, बढ़िया वाली फोटो बना देते हैं बेट को। लेकिन अगर मान लो किसी से पैसे रिकवरी करनी है, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, तभी प्रतिनिधि पक्षकार बन सकते। सेक्शन ऑर्डर 22। तो 22 कहाँ का पार्ट हो गया? मैंने आपको बताया था कि 40 तक, 22 से लेकर 40 तक जजमेंट का ही पार्ट। इन्होंने बीच में डाल दिया किसको? एग्जीक्यूशन को, ऑर्डर 21 को। इनको पता ही नहीं चला, फिर वो तो बाद में एक्सप्लेन किया, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बाद में पता चला कि डेफिनेशन क्लोज भी होती है भाई। तो क्या कहाँ तक पहुंच गए? वो क्या सब 365 क्रॉस कर गए? 66 में डाल दो, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे। और आज तक नहीं पूछा इतिहास, लेकिन इस बार एडीजी में पूछ लिया। बताओ, कंपनी की परिभाषा बताओ। नहीं, शासक की परिभाषा बताओ। तो ये है, मैंने कहा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो शायद मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छे लेवल का है, ठीक है भाई, यहाँ के जो बाकियों को देखते हुए तो नहीं। तो फिर वो एक स्टूडेंट आया, वो कहा गुरुजी ये आपने पढ़ाया ही नहीं। मैं कहा ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। नहीं, क्या स्पीकर बंद है ना? तो कहाँ थे हम? सॉरी, 22 में आ गए। फिर उसके बाद में सेक्शन 23 भी, ऑर्डर 23 भी किसका पार्ट है? तो जैसे हम वाद करते हैं, तो वाद को वापस भी ले सकते। जैसे वाद को हम करते हैं, वैसे वाद को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अगर वाद को वापस लिया, अगर कोर्ट से पूछ करके लिया है, तो केवल अनुतोष जो हमने छोड़े हैं उन पर नया वाद लाया जा सकता है, कोर्ट के कहने पे। एक बार वापस ले लिया, नया वाद नहीं ला सकते। केवल अगर हमने, कोर्ट ने कहा कि ये अनुतोष छोड़ दो, नया वाद ले आना आप, और कोर्ट ने परमिशन दी है, तो हम उस अनुतोष के लिए नया वाद ला सकते। और इसमें ऑर्डर 23 रूल 3 में हम समझौता भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। कब? ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग ट्रायल। तो ये भी 20 से पहले का है कि नहीं है? ऑर्डर 24 में वादी कहता है कि साहब ये जो, प्रतिवादी कहता है कि साहब ये जो वादी है वो केस करके भागेगा, और ये केवल मेरे को चक्कर कटाएगा। तो पहले इसको बुलाओ और इससे प्रतिभूति लो कि नहीं आया तो कम से कम मैं मेरा खर्चा तो ले लूं। और कोर्ट क्या करेगा? पहले उससे बुलाएगा, कारण पूछेगा, अगर उससे लगता है तो प्रतिभूति ले। और अगर विदेश में रहने वाला है तो भारत में रहने वाला एक व्यक्ति जब तक उसकी प्रतिभूति नहीं देता वाद को, और अगर प्रतिभूति नहीं दी तो वाद को क्या कर देगा? खारिज कर देगा। ये बात ऑर्डर 24 में। ऑर्डर 25 में है कॉस्ट लगाने की बात की है भाई। मामले की प्रोसीडिंग चलानी है तो कॉस्ट लगाना जरूरी है कि कोई व्यक्ति डिले ना करे। अब मान लीजिए
अब देखो ऑर्डर 18 में क्या था हमने, मुख्य परीक्षा होगी, शपथ पत्र पर होगी, शपथ पर होगी, ठीक। अब जैसे कुछ बात है, हमने कोई केस किया, उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये व्यक्ति गवाह हैं, तो कमिश्नर जारी करेंगे, न कि उन्हें बुलाएंगे। आदमी बीमार है, अंग से तिल्यकारिता है, जेल में पड़ा हुआ है, रासाराम बापू है, तो क्या करेंगे, एक आदमी भेज देंगे, भाई तू ही पूछिया, पहली पोजीशन। तो इसको बोलते हैं विटनेस लेने के लिए कमीशन अपॉइंट करना। ऑर्डर कहां दे रखा है, सेक्शन, ऑर्डर 26 है और सेक्शन 76 में है ना। फिर दूसरी पोजीशन ये है कि मैं ये कहता हूं कि साहब मेरा ये मकान है, इसने ये गड़बड़ कर दी। ये कहता है साहब मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, अपना ही वहां जगह है। तो कोर्ट क्या करेगा, एक व्यक्ति को भेजेगा कि आप वहां जाओ, क्या करो, मौके को देखो और एक रिपोर्ट तैयार करके देखो कि इनमें से सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। इसको बोलते हैं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट। तो यानी जहां पर घटना स्थल है वहां पर उपस्थित होकर के क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करके दो। तीसरी चीज है कि भाई मान लो कोई अकाउंट्स को लेकर के विवाद है, तो लेखाओं को लेकर के कोई विवाद है, कोर्ट तो ये नहीं है कि ला भाई चश्मा लगा करके रोका, बेट हिसाब मिलाते हैं, तो वो साहब बाकी का हिसाब कौन मिलाएगा। तो फिर क्या करे, वो एक आदमी भेजो, वो जो हिसाब मिला करके लास्ट में आकर के बता देगा कि हिसाब में क्या गड़बड़ी है। तो लेखाओं की परीक्षा, किसी भी चीज की वैज्ञानिक कोई रिपोर्ट है, अन्वेषण कोई रिपोर्ट करनी है, तो जांच करनी है, तो कमिश्नर जारी करता है। कोई भी मिनिस्ट्रियल अनुसचिव कोई कार्रवाई करनी है, किसी की जांच करनी है, तो कमिश्नर। तो इन मामलों के लिए कमिश्नर अपॉइंट जारी किया जाता है। कौन सी परिस्थितियों में जारी होगा, ये कहां दे रखा है, सेक्शन 76, ऑर्डर 26, ठीक। 76 से लेकर 78 में दे रखा है, अगर बाहर से भी है ना। अब अगला क्वेश्चन ये भी किसकी प्रोसीजर है, पहले की है ना। फिर आता है 27, तो 27 कहां पर, सेक्शन 90, 79 और 80 का वह है। 79 में है कि आप सरकार के विरुद्ध भी वाद ला सकते हो, सरकार आपके विरुद्ध भी ला सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया के वाद से लाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से आपके खिलाफ वाद लाएगी। बढ़िया बात है, केस हो गया। फिर उसके बाद में लेकिन वो का सरकार के विरुद्ध लाओ तो उसको मौका दो, उसको हर बात का थोड़ी पता रहता है। एक बार 20 कितने दिन का, 2 महीने का नोटिस दो, नोटिस के बाद में फिर आप केस कर सकते। उसके बाद में जब सरकार केस में मामले में वो कर रही है, ला रही है, तो सेक्शन 27 में हर केस के लिए एक केस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और सरकार की तरफ से मामले को यही देखता है। समझ गए, केस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और सरकार की तरफ से मामले को यही देखता है। ये प्रोसीजर कहां दे रखी, ऑर्डर 27। लेकिन मान लो मामला चल रहा है, चलते चलते दौरान ये पता चला कि भाई कोई सार्वजनिक महत्व का ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन का मामला है। तो संविधान के इंटरप्रिटेशन का मामला है तो कोर्ट क्या करेगा, है सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा। किसको, महान्यायवादी, महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर सार्वजनिक महत्व का कोई पर्सन है तो महाधिवक्ता। समझ गए,
कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का है 27 के फर्स्ट के ए में, फर्स्ट में दे रखा है, और फर्स्ट के ए में अगर किसका है, सार्वजनिक महत्व का है तो महाधिवक्ता को देगा, और अगर अन्य मामलों में सरकार पार्टी है तो किसको देगा, लीडर को, सरकारी अधिवक्ता को। सरकार को सुने बिना सरकार अपनी रिप्लाई देगी, नहीं दे रही तो फिर वो प्रोसीडिंग। ये कहां दे रखा है, 27। समझ में आ गया कि 22 से लेकर 27 ए तक हमने जो भी पढ़ा है वो पार्ट किसका है, जजमेंट से पहले का है ना। तो ऑर्डर 21 को सेपरेट कर दो भाई। जजमेंट होने के बाद, डिक्री होने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो एग्जीक्यूशन होगा या अपील होगी। लेकिन ये 22 से लेकर जो 40 तक की प्रोसीजर, ये पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग है ना। तो जैसे वहां बनाने में गड़बड़ हुई, यहां बनाने में आगे बात। फिर उसके बाद में चलो बाकी फिर अपन कल करते हैं, अभी एविडेंस देखते हैं, है ना। लेकिन मेरे साथ के साथ साथ आप भी एक बार या तो क्लास देख करके दोबारा से, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये परफॉर्मा, ये आपको एक कॉन्फिडेंस दिला देगा कि यार बड़ी चीज नहीं है सीपीसी। 5 मिनट बाद में एविडेंस लेते हैं, है ना।